हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट जो है वो है हमारा पॉलिटी। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो आपके स्पेशली एग्ज़ाम यूपीएससी ईपीएफओ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप कोई भी एग्ज़ाम दो, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम दो जहाँ पर पॉलिटी पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर मोस्टली फोकस दिया जाएगा ईपीएफओ एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आज का जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। जैसे कि आपको इतना तो पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, ठीक है। एज अ इंडियन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इस किताब में हर चीज़ों के बारे में बताया गया है। अदरवाइज़ वो लैंड से रिलेटेड बात होती है, या आपकी फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, वट एवर जो भी हो, सारी चीज़ें वहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर की बात होगी। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन और लैंडियस कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज़, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल एंड अ प्रियम्बल। और प्रियम्बल में जो और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पार्ट्स में कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है, क्योंकि इससे पहले, बहुत पहले जब मैंने पॉलिटी लेक्चर लिया था तो मैंने बताया था कि वक्त के साथ साथ हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉज में कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ा। और जब हम अपने लॉज में, अब हमारे जो भी लॉज वगैरह हैं उनमें अगर हम ऐड करते हैं कोई भी एक्ट वगैरह, तो वो अमेंडमेंट बन जाता है। ओके, तो वैसे ही हमारे जो पार्ट्स थे उनमें हमने कौन कौन से पार्ट्स को ऐड किया था, वो है 4th ए, 14th ए, 9A, 9B एंड पार्ट 7 को हमने डिलीट कर दिया था। ये जो शेड्यूल, पार्ट्स और आर्टिकल्स है, इस पर भी वीडियो आएगी, मगर आज जो है हम सिर्फ यहाँ पर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। ओके, तो आपको ये नॉलेज याद रखनी है, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। Indian constitution is a bulkiest one because we have borrowed many of its feature from different constitution। आपको ये तो पता ही होगा कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। दैट्स वाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और अगर आपको यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया है, ऑल्सो इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, जिसे आप GOI 1935 एक्ट बोलते हो, विच इज़ इन इट सेल्फ वॉज अ बिग एक्ट। ये भी हमारे लिए एक बिग एक्ट था, और इस एक्ट से हमने कुछ चीज़ों को लिया है, वो चीज़ भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज हम यही देखने वाले हैं कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ें कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज इज़, ऑल्सो वी हैव वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन एंड स्टेट कंबाइंड। आपको पता ही होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, वो यूनियन और स्टेट दोनों के लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और यूनियन के लिए अलग, बल्कि दोनों के लिए ही एक कॉन्स्टिट्यूशन है। इस वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लैंडियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, क्योंकि हम एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी को सेंटर, स्टेट और यूनियन दोनों फॉलो करती है। अब जो यहाँ पर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है वो देखेंगे। सबसे पहले तो हम एक्ट की बात कर लेते हैं। जो एक्ट आया था 1935 का, उस एक्ट के से हमने कौन कौन सी चीज़ें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लिया है। सबसे पहले है ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी जो गवर्नर का ऑफिस होता है उसे कैसे वर्क करना चाहिए, उन चीज़ों को हमने यहाँ से लिया है। दूसरा है पब्लिक सर्विस कमीशन। थर्ड जो है इमरजेंसी सर्विस कमीशन। अब बात आती है कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, जो हमने दूसरों की कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली है। और एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछ लिया जाता है कि ये चीज़ हमने कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमें याद नहीं रहता है। तो याद करने के लिए भी यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल ट्रिक दी गई है, आप खुद भी बना सकते हैं। अगर आपको ये पसंद ना आए तो आप अपनी खुद की ट्रिक बना लीजिएगा। देखिए GOI, तो GOI से मैंने GO यानी कि मैंने ये बोला है गवर्नर, या फिर आप
OG लिख देना, ऑफिस ऑफ गवर्नर में एमरजेंसी लगाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, लगाएगा पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा विजिबल नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं रीड कर दे रही हूँ ताकि आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आप इस तरीके से ट्रिक को याद रखिए कि गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर में एमरजेंसी लगाएगा पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ। तो यहाँ पर ऑफिस ऑफ गवर्नर से आप समझ जाएंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन भी यहाँ पर आता है, और क्या लगाएंगे मिलकर, एमरजेंसी लगाएंगे। तो ये आपका एक ट्रिक हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा सेकेंड, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, ब्रिटिश ने जो है बहुत सालों तक इंडिया पर अपना कब्ज़ा जमाया रखा है, बहुत सालों तक रूल किया है। तो ऑफ कोर्स इनकी कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंडिया में बहुत सारी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ों को मतलब लिया गया है जो चीज़ें अच्छी थी, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाई कैमरलिज्म और सिंगल सिटीजनशिप। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अब इसे आप याद कैसे करोगे, देखो यहाँ पर बताना है, ब्रिटिश ने पार्लियामेंट्री यानी बाई कैमरल चाहिए तो सिंगल सिटीजनशिप ले लो। मतलब यहाँ पर ब्रिटिश जो है हमें एक ऑफ़र दे रहा है कि अगर तुम लोगों को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि बाई कैमरलिज्म, क्योंकि हमें पता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट, एक वो भी होता है, ठीक है। ये जो दो होता है ना, लोकसभा राज्यसभा, इसी को हम क्या कहते हैं, बाई कैमरलिज्म। तो ब्रिटिश हमें ये कह रहा है, आपको खुद से स्टोरी बनानी है कि ब्रिटिश ये कह रहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि बाई कैमरलिज्म चाहिए आप लोगों को, तो सिंगल सिटीजनशिप ले लो, ऐसा कह रहा है कौन, ब्रिटिश ऐसा कह रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, अगर इन चीज़ों को आप याद रखते हो तो सिंपल है कि ये ट्रिक याद रहेगी तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको ट्रिक नहीं अच्छी लग रही है तो आप 2 से 3 बार इसे पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, डेली रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट जो है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो है रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हें निकालने वाला जो प्रोसेस है वो चीज़ हमने यहाँ से ली है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, है ना, हमारे आज इंडिया में भी वाइस प्रेसिडेंट की एक पोस्ट होती है ना, प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट, तो ये भी चीज़ हमने यूएसए से ली है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाना, तो एक प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट, वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे जब हम प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। और जुडिशियल रिव्यू यानी कि अगर जब कोई रूल वगैरह, लॉ वगैरह बनाए जाते हैं तो जो जुडिशियल जो मतलब जो कोर्ट होती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहाँ पर वो एक बार उसे जुडिशियल रिव्यू करते हैं, एक बार देखते हैं कि ये कानून जो बनाए जा रहे हैं ये सही है भी या नहीं, ओके। तो इतनी सारी चीज़ें जो है हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। तो अब आप इसे याद कैसे करोगे, काफ़ी ये विजिबल तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं। यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट ने, यहाँ पर आपको बोलना है कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट ने रिमूव किया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड प्रेसिडेंट को विथ जुडिशियल रिव्यू के साथ, या जुडिशियल रिव्यू करने के बाद। सिंपल सी बात है ना, ये एक स्टोरी आप यहाँ से भी देख के बना सकते हैं कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट ने, फिर यहाँ पर आ जाइए, रिमूव किया किसको, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, हाँ जज की बात हो रही है, या फिर आप सीधा बोलना कि रिमूव किया जज को एंड प्रेसिडेंट को, क्या करने के बाद, जुडिशियल रिव्यू करने के बाद। ऑफ कोर्स रिव्यू तो करना ही पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा तभी हम किसी को रिमूव कर सकते हैं ना। तो ये तो एज अ स्टोरी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज़ आयरलैंड। अब आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। ये जो भी है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर जितने भी हमारे राइट्स वगैरह आर्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मगर आज का जो लेक्चर है यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हम ये देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग जो कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या हमने बोरो किया है,
ओके, तो चलिए आयरलैंड में क्या डीपीएसपी हो गया। दूसरा है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, नॉमिनेट करते हैं ना मेंबर को, तो राज्यसभा का जो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर है ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। एंड मेथड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, क्या मेथड होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का, वो भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इसका ट्रिक आप कैसे बना सकते हैं कि डीपीएसपी साहब ने आयरलैंड के लोगों को नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा सिखाया या दिया। ठीक है, दिया यानी कुछ मेंबर दे दिए राज्यसभा के। अब वो राज्यसभा के मेंबर ने उन लोगों को, प्रेसिडेंट को, इलेक्शन या फिर मेथड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट सिखा दिया। समझ में आया कि डीपीएसपी ने क्या किया, आयरलैंड के लोगों को नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा कैसे सिलेक्ट करते हैं वो सिखाया, और इन लोगों ने आयरलैंड के लोगों को मेथड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट सिखा दिया। इस तरह से एक स्टोरी बना लीजिए ताकि जब भी आप अपने क्वेश्चन में जब देखें तो आप फ़ौरन से वहाँ पर पहचान लेंगे कि हाँ दिस इज़ योर राइट ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट जो है कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। देखिए सबसे पहले तो है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, ये फेडरेशन क्या है, सेंटर क्या है, ये चीज़ें हम लेक्चर में आगे जब पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, बट फिर भी मैं मोटे मोटे तौर पे बता देती हूँ। फेडरेशन का मतलब ये होता है कि पावर जो है स्टेट के पास है और वो क्या करेगी, बाकी सारे स्टेट को वो इक्वल पावर देती है। बट हमारा इंडिया जो है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर है। ठीक है, वो क्यों है जब हम लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे तो हम देख लेंगे। अभी फ़िलहाल हमने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है वो इम्पोर्टेंट है, वो हमें याद करना है क्योंकि 1 मार्क्स के लिए पेपर में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो है रेसिडुअरी पावर विथ सेंटर। अब रेसिडुअरी पावर विथ सेंटर का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आपने पॉलिटी अगर पढ़ी है तो आपको पता ही होगा 3 लिस्ट होती है, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी होती है जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं, मगर पावर तो भी सेंटर के पास ही होती है। तो वही चीज़ है, ये चीज़ हमने कहाँ से ली है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट बाय अपॉइंटमेंट करवाना है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट बाय सेंटर, है ना, सेंटर से ही तो इलेक्ट होके या अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर्स का और फिर उन्हें स्टेट में भेज दिया जाता है। अलग अलग देखा होगा स्टेट के अलग अलग गवर्नर। ओके, तो इसे हम याद कैसे करेंगे, देखिए कनाडा का है ना, तो कनाडा से स्टार्ट करते हैं। कनाडा ने फ्रेंडशिप की जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ, मतलब कनाडा अच्छा खासा स्मार्ट है, उसने क्या किया, दोस्ती कर लिया, फ्रेंडशिप की जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ, पावर दे दी गवर्नर को, मतलब पहले तो फ्रेंडशिप की सुप्रीम कोर्ट के साथ, ठीक है, या जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ, और पावर दे दी गवर्नर को। तो इससे हमारा सारा जो हमने लिया है कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे कि फ्रेंडशिप से आप समझ सकते हैं फेडरेशन। ओके, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो सिंपल सी बात है, ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर रखा है उठाकर। एंड पावर से आप रेसिडुअरी पावर विथ सेंटर याद रख सकते हैं, और गवर्नर से अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट बाय सेंटर। जर्मनी से एक ही चीज़ ली गई है, इसलिए इसका हमने कोई ट्रिक बनाना ज़रूरी नहीं है, आप नॉर्मली याद रख सकते हैं कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, FR मतलब फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी, यानी कि देखिए एमरजेंसी के टाइम पे, एमरजेंसी कंसेप्ट कब कोई और एक्ट से लिया है हमने, जैसे कि मैंने जब स्टार्टिंग में आपको ये एक्ट पढ़ाया था तो मैंने एमरजेंसी सर्विस कमीशन के बारे में बताया, ये तो एमरजेंसी की बात हो रही है। बट यहाँ पर जो एक क्या कह सकते हैं हम कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द एमरजेंसी, जब एमरजेंसी लागू होती है, जो कि प्रेसिडेंट एमरजेंसी जब लागू करवाते हैं, एमरजेंसी आप कहते हो ना कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी लग गई है, यानी कि आप जो है कहीं भी बाहर नहीं जा सकते हो, हर चीज़ बंद हो जाती है, यानी कि वो टाइम पर जब एमरजेंसी लागू हो जाती है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमारे उस टाइम ड्यूरेशन के लिए सस्पेंड कर लिए जाते हैं। तो ये चीज़ हमने कहाँ से ली है, जर्मनी से ली गई है। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे स्टेट और सेंटर
दोनों ही मिलकर काम कर सकते हैं। ऐसे कोई सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें दोनों मिलकर वो काम कर सकते हैं, सेंटर भी काम करेगी और स्टेट भी करेगी, मगर पावर तो भी किसके पास ज़्यादा होगा, सेंटर के पास ही होगा, ये बात याद रखना है। ओके, हाँ, नेक्स्ट जो है जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग यानी लोकसभा राज्यसभा मिलकर डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर कोई लॉ वगैरह है जिसकी वजह से एक बोल रहा है, यानी राज्यसभा बोल रही है नहीं करना है, लोकसभा बोल रही है करना है, तो उनका जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व करने के लिए एक साथ दोनों को बिठाया जाता है साथ में। तो वो चीज़ हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, ये सारी चीज़ें भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो ये 3 चीज़ें जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसे हम कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। ऑस्ट्रेलिया में ट्रेड कॉमर्स को करंट लगा इसलिए वहाँ जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउस बुलाया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों को, किसको, ट्रेड और कॉमर्स वाले लोग जो थे उनको करंट लग गया, इस वजह से जॉइंट सिटिंग हाउस बुलाया गया। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं सिंपल से कि करंट का मतलब होता है कॉन्करेंट लिस्ट। ट्रेड कॉमर्स से आप समझ सकते हैं, यहीं से मैंने लिया है। और नेक्स्ट जो है जॉइंट सिटिंग से, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नाउ नेक्स्ट इज़ रशिया। रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली है और जस्टिस कौन कौन से टाइप का जस्टिस और अलग अलग चीज़ों में होती है, जैसे कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। ये सारी चीज़ें जो है ना, सोशल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ये जो जस्टिस जो ये है टर्म, ये जो है हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है। जब हम प्रीएम्बल वाला पार्ट करेंगे तब हम देखेंगे वहाँ पर। और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये जो 2 चीज़ें हैं ये हमने रशिया से लिए। कैसे याद रखोगे, रशिया वाले अपनी ड्यूटीज़ बड़े ही जस्टिस से करते हैं, सिंपल सी बात है। फ्रांस से हमने जो है रिपब्लिक, इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी, ये सारी चीज़ें भी प्रीएम्बल में मौजूद हैं, ये चीज़ हमने फ्रांस से ले ली है। साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, यानी जो अमेंडमेंट किया जाता है ना, कि अगर कोई नया रूल बनकर आया तो हमें कोई आर्टिकल या कोई पार्ट में उसे इंक्लूड करना है, तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, और चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, तो वो एक अमेंडमेंट होता है, एक लॉ बनकर सामने आता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो अमेंडमेंट है। तो वो जो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट है वो हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। इलेक्शन फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी हमने जो इलेक्शन, यहाँ पर नॉमिनेशन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने पीछे जो वीडियो में, मतलब अभी जो पढ़ाया था मैंने, तो वहाँ पर नॉमिनेशन मैंने बताया था। यहाँ पर इलेक्शन फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन होते हैं इन मेंबर्स के लिए, तो ये हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। कैसे याद रखोगे, साउथ अफ्रीका में हमेशा इलेक्शन फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा को अमेंडमेंट करते रहते हैं, यानी अमेंड करते रहते हैं। आप ऐसे बोल देना एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को 1 से 2 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। जापान में क्या है, प्रोसीजर टू मेक लॉ, ठीक है। तो ये जो हमारी कुछ नोट्स थी जो कि यहाँ पर हमने ये बात की कि हमारे इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं अदर कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किताब को पूरा लिखा गया है, जिसको लिखने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ओके, तो थैंक यू।